हमारे फेसबुक फॉलोअर बीना जी मोकरी पूछते हैं, क्या सर शादी के 30 साल बाद तलाक हो सकता है? तलाक के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद तलाक नहीं ले सकते। जब भी दो पार्टियों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है और उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है और दोनों को जब लगता है या किसी एक को लगता है कि अब हमारे लिए ये जीवन सुखद नहीं रहा और हमें अलग हो जाना चाहिए, तब वह व्यक्ति या दोनों मिलकर तलाक का डिसीजन ले सकते हैं। चाहे शादी को 30 साल हुए हो या 50 साल हो चुके हो, डिसीजन जब पार्टी लेती है तो उसके लिए न उम्र के बंधन बीच में आते हैं, न शादी का समय बीच में आता है। वो जब चाहे तब डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, चाहे दोनों मिलकर करे, चाहे कोई एक पार्टी करे। हमारे फेसबुक पर अभिनेता गिरधारी जी सापेला ने क्वेश्चन किया कि सर, क्या सामाजिक रीति रिवाज से हुई शादी का भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है? यदि हां, तो कितने साल तक की शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है? देखिए, जन्म, मृत्यु और विवाह के लिए पंजीकरण को आवश्यक कर दिया है। यदि आपका विवाह किसी भी रीति रिवाज से हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां मैरिज सर्टिफिकेट के बिना कई प्रकार के काम नहीं होते हैं। तो जहां जहां मैरिज रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, वहां यह नहीं पूछा जाता है कि कितने साल की शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जाए या नहीं कराया जाए। सामान्यतः प्रत्येक शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और आज की तारीख में जितनी भी शादियां हो रही है उनका अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है, जो प्रत्येक कोर्ट से आया नोटिस। कई लोग पूछते हैं कि सर, यदि हमको कोर्ट से कोई समन आता है, नोटिस आता है और उसमें 130 NI एक्ट यानी कि चेक बाउंसिंग का आरोप लगा हुआ है, तो हम क्या करें? देखिए, ऐसी अवस्था में चेक बाउंस के साथ जो आपके परिवार की कॉपी है, आप उसको पढ़ें। उसको पढ़कर समझे कि आप पर किस व्यक्ति ने कितनी राशि का और किस तरीके से चेक अनादरण का मुकदमा दायर किया हुआ है। उसके बाद सर्वप्रथम आपका काम यह है कि आप जिस कोर्ट का समन है उस तारीख पर कोर्ट में उपस्थित हो और अपनी जमानत करवाए, और जमानत करवाते हुए अपने वकील साहब के माध्यम से पूरी स्टोरी उनको जानकारी दे कि इस मामले में आपका बचाव कैसे हो सकता है। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि सामने वाले ने सही तरीके से चेक बाउंस किया है और आपको उसको राशि देना बनता है, लेकिन आपके पास तुरंत पैसा नहीं है और आप कुछ मोहलत चाहते हैं, तो इस संदर्भ में आप भी इस मैटर में वार्ता करके समय आगे ले सकते। दिनेश जी वैष्णव पूछते हैं कि सर, लड़का लड़की अलग अलग जाति के हैं, उन्होंने शादी करके नगर निगम में मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करवा दिया, अब उन्हें सरकार से क्या फायदा मिलेगा? देखिए, सरकार से फायदा तब मिलता जब एक लड़का या लड़की दोनों में से एक शेड्यूल कास्ट और दूसरा जनरल या ओबीसी है। इस अवस्था में सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक की राशि, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग राशि हो सकती है, का लाभ दिया जाता है। लेकिन यदि इसके अलावा कोई ओबीसी है, दूसरा जनरल है, या फिर कोई ओबीसी है, दूसरा एसटी है, ऐसी अवस्था में वो लाभ नहीं मिलता है। सरकारी लाभ तभी मिलेगा जब एक शेड्यूल कास्ट का दूसरा जनरल या ओबीसी हो, तभी यह लाभ प्राप्त होगा। शैलेश जी गौड़ कहते हैं कि सर, बहनों ने साल 2004 में अपना हिस्सा न लेने पर सहमति दी और नामांतरण हो गया, और अब बहनें हिस्सा मांग रही है, क्या करूं? आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। यदि आप बहनों को हिस्सा देना चाहें तो दे सकते हैं, और यदि ऐसा है कि आप हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तो साल 2004 से नामांतरण हो चुका है, और यदि उन्होंने सहमति दी है तो उनके सहमति पत्र लगे हुए हैं जो कि उनके सिग्नेचराइज है। साथ ही हो सकता है कि उन्होंने रिलीज डीड जारी की हो। ऐसी अवस्था में वह कोई कानूनी स्टेप उठाए ऐसा प्रतीत नहीं होता है, न ही वो कोई कानूनी कदम इस अवस्था में उठा सकती है। तो यह आपके भाई बहनों का आपस का मामला है, जिनमें आप बैठकर आपस में समझाइश कर सकते हैं, और उनकी कोई छोटी मोटी मांग हो एक भाई के रूप में आप द्वारा पूरी की जा सकती है। अमित इलेक्ट्रीशियन के नाम पर फेसबुक पे आईडी है, और उनका सवाल यह है
कि सर मेरे लोन की जो किस्त है हर महीने में फाइनेंस कंपनी में जाकर नगद जमा करवा देता हूं, उसके बावजूद मेरे खाते में हर महीने बाउंसिंग चार्ज लग रहा है, मैं क्या करूं? जाहिर सी बात है, बाउंसिंग चार्ज इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने उस लोन के लिए ईसीएस या एनएसीएच करा रखा है, ऑटो डेबिट करा रखा है। इस कारण आपके खाते में हर महीने किस्त लगती है और आपकी किस्त बाउंस हो रही है। ऐसी कंडीशन में जब आप नगद जमा करा रहे हो तो आपको अपनी बैंक को और फाइनेंस कंपनी को एप्लीकेशन देकर आपका एनएसीएच, ईसीएस या जो ऑटो डेबिट आपने कर रखा है आपको उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो बाउंसिंग चार्ज हर महीने कटते रहेंगे। तो यह स्टेप आप उठाएं। हमारे फेसबुक फॉलोअर ब्रिज किशोर जी कहते हैं कि सर लड़के की बहू, लड़के की पत्नी उसके मायके जाकर बैठी है और लंबे समय से नहीं आ रही है, हम काफी प्रयास कर चुके हैं, हमें क्या करना चाहिए? आपको तुरंत अपने नजदीकी एडवोकेट से मिलकर उन्हें एक लीगल नोटिस देना पड़ेगा कि वह आपके घर पर आकर रहे और अपने दाम्पत्य अधिकारों का और दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वहन करें। और ऐसी कंडीशन में नोटिस का पालन न करते हुए आप अपने संबंधित फैमिली कोर्ट के अंदर सेक्शन 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का एक प्रार्थना पत्र पेश करेंगे, जिस पर कोर्ट द्वारा ऑर्डर किया जाएगा कि वह आपके बेटे के साथ आकर रहे। यानी कि सेक्शन 9 के अंदर केस फाइल होता है, जिसमें अगर लड़की को समन जाते हैं और लड़की कोर्ट में उपस्थित होती है और उसको जो अपना पक्ष रखना होगा वह रखेगी। अगर वह उपस्थित नहीं होती है, ऐसी अवस्था में कोर्ट द्वारा आपके पक्ष में एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है। हमारा एक शॉर्ट वीडियो पब्लिश हुआ था, चेक देकर बदमाशियां करते हैं कुछ लोग, और उस वीडियो को देख के देवाशीष जी दीक्षित जी ने एक कमेंट किया और कमेंट वास्तव में काबिले तारीफ है कि इस तरह की बदमाशियों से बचने के लिए कि लोग चेक देंगे, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देंगे कि मेरा चेक खो गया, कल इसी डिफेंस का सहारा लेंगे। तो सबसे बढ़िया बात कही उन्होंने कि जब भी किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं या फिर उसके बदले में चेक लेते हैं तो हाथों हाथ उसके स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके 2 गवाहों की उपस्थिति में फोटो लगाकर एग्रीमेंट करके उसको नोटराइज रजिस्टर में चढ़ाकर उसकी नोटरी करवा देनी चाहिए, ताकि पार्टी कभी यह न कर पाए कि मुझसे जबरदस्ती चेक लिया गया या फिर मेरा चेक चोरी हो गया, मेरा चेक गुम गया। इस तरह के बहानेबाजी न कर सके और पेमेंट देना भी प्रमाणित का हो जाए, ताकि कभी पार्टी दूसरा कोई गलत रास्ता इस्तेमाल न करे। धन्यवाद देवाशीष दीक्षित जी एक अच्छे कमेंट के लिए। फॉलोअर वीरपाल सिंह जी पूछते हैं कि सर क्या कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी औलाद के अतिरिक्त किसी और को वसीयत कर सकता है, और यदि करता है तो क्या वह वसीयत मान्य होगी? जी हां, कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। वसीयत करने पर व्यक्ति उस व्यक्ति को वसीयत क्यों कर रहा है, आखिर ऐसा कौन सा प्रेम, स्नेह या दूसरा कारण है जिस कारण से उसने अपने औलाद के अतिरिक्त दूसरों को वसीयत की है, वह अपनी जानकारी उसमें मेंशन करता है। औलाद के अतिरिक्त दूसरों को वसीयत करने से अलग यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी संपत्ति किसी ट्रस्ट को भी दान कर सकता है, और ऐसी की गई वसीयत बिल्कुल मान्य होगी। और ऐसी वसीयत यदि रजिस्टर्ड है तो उससे चुनौती देना भी मुश्किल हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी वसीयत कर सकता है, बशर्ते क्योंकि उसका। अंजलि गोवर्धन जी पूछते हैं कि सर प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, क्या इसको हम लोक अदालत में डाल सकते हैं? देखिए, जब दोनों ही पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर और जिन शर्तों के आधार पर समझौता करना चाहते हैं और अपने मामले को खत्म करना चाहते हैं, तब वह व्यक्ति, दोनों ही पक्षकार इजीली लोक अदालत में जा सकते हैं। वहां उनका क्या समझौता हो रहा है, क्या शर्तें निष्पादित हो रही है और किन आधार पर उस प्रकरण को फैसल करना चाहते हैं, वह तय कर सकते हैं। और ऐसे आधार पर अपने बरसों चल रहे विवादों को लोक अदालत में डालकर आपसी समझौता करके इन मामलों को खत्म किया जा सकता है। और लोक अदालत में हुआ समझौता दोनों ही पक्षकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होता है। तो आप ऐसा कोई भी विवाद जिसमें कि आप आपसी राजीनामे योग्य है, उनमें राजीनामा करके लोक अदालत की भावना से आप उन केसों का निस्तारण कर सकते हो और वह समझौता आप दोनों पक्षकारों के लिए बाध्यकारी रहेगा।